हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विद नर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके के साथ देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाई शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ऑक्सफैम नामक संस्थान जो है उसने द हंगर वायरस मल्टीप्लाई शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में इसने बताया है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 6 गुना ज़्यादा हंगर मतलब कि जो भुखमरी है इससे ज़्यादा मृत्यु हो रही हैं और बढ़ते ही जा रही है। हर मिनट में 24 घंटे के हर मिनट में भूख के कारण 11 मौतें हो जाती हैं, जबकि कोविड-19 के कारण ओनली 7 मौतें हो रही हैं। तो इसका मतलब जो कोविड-19 की क्राइसिस है भूख के आगे कम हो गई है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में भी दिया गया है कि ऑक्सफैम ने हाल ही में द हंगर वायरस मल्टीप्लाई शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक हर मिनट में भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया तो इस तरह स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसमें आपको बिल्कुल सही जो रहेगा उसको करेक्ट करना रहेगा। ठीक है, तो हर मिनट कितने लोगों की मृत्यु हो रही है भूख के कारण? ठीक है, 11 लोगों की। अभी कोविड-19 से अगर क्वेश्चन पूछा गया कि कोविड-19 से हर मिनट कितनी मौतें हो रही हैं, तो उसमें 7 मौतें हो रही हैं। ठीक है, और जो दुनिया भर में अकाल जैसी स्थिति का सामना करने वाले की संख्या जो है पिछले साल से, जब से कोविड-19 आया हुआ है तब से 6 गुना बढ़ी है। समझिएगा, 1 या 2 गुना नहीं, 6 गुना इसमें बढ़ोतरी हुई है। इस बात पर भी बताया है इस रिपोर्ट में कि कोविड-19 को इसने पछाड़ दिया है। प्रति मिनट कोविड-19 से 7 लोगों की जान जाती है, बल्कि भूख के कारण 11 लोगों की जान जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राज्य कानून या नेशनल स्टेट लॉ जो हाल ही में खबरों में रहा, यह किस देश से संबंधित है? तो ये इज़राइल से संबंधित है। इज़राइल अभी भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा क्योंकि जो आयरन डोम्स वगैरह थे, इस वजह से इज़राइल के बारे में स्टार्टिंग पोर्शन की पहले बात करें तो इज़राइल की कैपिटल होती है यरूशलेम, मतलब कि पवित्र धर्मों की भूमि। ऐसा माना जाता है यहाँ पर यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म सभी के पवित्र स्थान यहाँ पर हैं, इसीलिए यरूशलेम यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ की कैपिटल तो हमने बता दी, और यहाँ की करेंसी होती है न्यू शेकेल। इज़राइल की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसे कहा जाता है नेसेट। ओके, इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद कानून को बरकरार रखा जो देश को यहूदी लोगों के राष्ट्र राज्य के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, इसने विरोधियों के दावों को भी खारिज कर दिया कि यह अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है। अपने फैसले में अदालत ने राष्ट्र राज्य कानून में कमियों को स्वीकार किया। आलोचकों के अनुसार यह इज़राइल के अरब अल्पसंख्यक की स्थिति को कम करता है, जो देश की आबादी का लगभग 20% है। ठीक है, तो इज़राइल के स्टार्टिंग पोर्शन के बारे में हमने आपको बता ही दिया। बाकी जो डिटेल दी गई थी इस रिपोर्ट के अंदर, जो कानून दिया गया इज़राइल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस या रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस देश से संबंधित है? तो ये पाकिस्तान देश से संबंधित है। पाकिस्तान देश, सभी लोग वाकिफ़ होंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद होती है और यहाँ की करेंसी रुपया होती है। प्रधानमंत्री यहाँ पर इमरान खान है। ये बेसिक बातें हो गई। पाकिस्तान का जो नेशनल जूस है वो है गन्ने का रस। ठीक है, और इंडिया का वही पूछ लिया जाए तो इंडिया का रहेगा टी, चाय। ठीक, पाकिस्तान ने घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया है, जिसका उद्देश्य, अब ये तो सभी को पता है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर कोई भी उद्देश्य लाया गया है वो किसी भी कंट्री में हो, वो इसीलिए होगा कि जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन्हें घरेलू हिंसा से बचाना है। ठीक है, इस बिल में कहा गया है कि घरेलू हिंसा के किसी भी कृत्य के लिए अधिकतम 3 साल की कैद और कम से कम 6 महीने की सज़ा के साथ साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा पाकिस्तान से रिलेटेड। क्वेश्चन स्टार्टिंग पोर्शन में प्रधानमंत्री याद रखिएगा। ओके, करेंसी आपको बता ही दिया, रुपया। उसके बाद से आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर करेंसी के रूप में रुपया चलता है। ठीक,
एक तो इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी चीज़ें हैं जो आपको बताना है, ठीक है, मतलब कंट्रीज़ के नेम बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, जॉइंट वॉरफाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी किस देश की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है? जॉइंट वॉरफाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी किस देश की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के स्टैटिक पोर्शन की सबसे पहले बात करेंगे तो अमेरिका की कैपिटल होती है वाशिंगटन DC और यहाँ की करेंसी होती है डॉलर। ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी को पता भी रहेगा, ठीक है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन हैं, जो कि अभी अभी नियुक्त हुए हैं, इससे पहले जो थे डोनाल्ड ट्रंप अंकल थे, उससे पहले जो थे वो जो थे बराक ओबामा साहब थे, ठीक है। और यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस। उसके बाद ऑडिटर जनरल यहाँ पर माला अधिका जी हैं। तो ये सारी बातें अमेरिका से याद रखिएगा। अमेरिका रक्षा विभाग ने पिछले क्लाउड कंप्यूटिंग अनुबंध या जॉइंट इंटरप्राइजेज डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को रद्द कर दिया है। इसकी कीमत 10 बिलियन है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट को प्रदान किया गया था। रक्षा विभाग के पास जॉइंट वारफाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी नामक की एक नई प्रणाली होगी, जिसमें अमेरिकी प्रशासन नई कंपनियों के बीच अनुबंध को विभाजित करेगा, ताकि अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट दोनों को अनुबंध जीतने का अवसर मिले। अगला क्वेश्चन है, किंगदाओ का बंदरगाह शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने के लिए चर्चा में रहा था, ये कौन से देश में अवस्थित है? यहाँ शहर लिखा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ देश बताइएगा। तो ये चाइना में अवस्थित है। चाइना की कैपिटल होती है बीजिंग। सबसे बड़ा शहर है संघाई। जी जिनपिंग यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ली कचियांग हैं। चाइना की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। नोट करते जाइएगा, जो भी हम बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चाइना की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। चाइना की जो करेंसी होती है युआन और रेनमिनबी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पर रुपया और पैसा चलता है। रुपया जो है उसके अंदर पैसे जो हैं इंक्लूडेड रहते हैं कि 100 पैसे हो जाएंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी और उसमें युआन जो है इंक्लूडेड रहता है। और युआन डिजिटल करेंसी के रूप में भी लॉन्च किया जा चुका है और ये चाइना का पहला कंट्री बना था जिसने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। तो ये सारी बातें हो गई। भारत और चाइना के मध्य में एक सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है, एक्सरसाइज आयोजित की जाती है जो हैंड इन हैंड नाम से जानी जाती है, ठीक है। और चाइना कोविड-19 के बारे में क्या ही बात करें चाइना के लिए, तो वुहान जो है चाइना का, वहाँ से वुहान की एक लैब थी, वहाँ से जो कोरोना वायरस है उसका प्रसार हुआ और फिर कोविड-19 इसका नाम रखा गया। कोविड-19 की अगर बात करें तो इसका नाम जो है क्यों कैसे रखा गया था, तो कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 इसका नाम रखा गया था। अब इसे कोविड-19 इसीलिए कहा जाता है। 11 मार्च 2020 को WHO ने, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया था कोरोना को, ठीक है। कोरोना से बचाने के लिए कुछ ऑपरेशंस चले, जैसे कि ऑपरेशन नमस्ते, वंदे भारत मिशन, मिशन सागर, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन संजीवनी। कई राज्यों द्वारा कई ऐप भी लॉन्च किए गए। उन्हें सभी को डिस्कस करने बैठेंगे तो एक दिन में वही डिस्कस हो पाएंगे। तो इसकी डिटेल को देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में उसको डिस्कस करते जाएंगे। सारी चीज़ें एक साथ डिस्कस करेंगे तो आपका ओवरफ्लो भी हो सकता है माइंड में, ओके। चीन बंदरगाह शहर किंगदाओ जो हाल ही में खबरों में था, बड़े पैमाने पर शैवाल का उछाल समुद्री जीवन में पर्यटन जल परिवहन के लिए खतरा है। इसके जवाब में चीन ने बड़े पैमाने पर शैवाल खिलने से निपटने के लिए हज़ारों नाव और मशीनों को तैनात किया है। पर्यावरणविदों के अनुसार जलवायु परिवर्तन प्रदूषण ने कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन में योगदान दिया, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर सीवेज समुद्री जल में प्रवाहित होने पर पनप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के संदर्भ में स्वैप स्क्वायर क्या है, जो हाल ही में चर्चा रहा था।
द स्वैप स्क्वायर जो है वो एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस के वैज्ञानिकों की एक टीम ने हाल ही में एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म स्वैप स्क्वायर वास्तविक दुनिया के परिणामों की सूचना दी। यह कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक बार में हज़ारों नमूनों का परीक्षण करने के लिए अनुक्रमण या सीक्वेंसिंग का उपयोग करता है, जो उच्च संवेदनशीलता और विशिष्टता के साथ 2 महीने से कम समय में 80,000 से अधिक परीक्षण करने में सक्षम है। स्वैप स्क्वायर एक साथ हज़ारों नमूनों का विश्लेषण करने के लिए नमूना विशिष्ट आणविक बारकोड या सैंपल स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर बारकोड्स का उपयोग करता है। ठीक है, अभी कोविड-19 के बारे में बताया गया कि एक स्वैप स्क्वायर नामक का एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा बनाया गया है। इसमें हज़ारों टेस्टिंग जो है एक साथ की जा सकती हैं। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा कि हज़ारों टेस्टिंग एक साथ की जा सकेंगी तो फिर उनके जो रिकवरी रेट हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। जितने ज़्यादा पेशेंट्स आपको मिलते जाएंगे फिर उनका तुरंत से प्रोसेस शुरू हो जाएगा इलाज का, तो जल्दी से जल्दी रिकवरी रेट भी बढ़ेगा। अब कोविड-19 के दौरान जो जारी किए गए ऐप थे उनके बारे में सुनिएगा। कोरोना कवच ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया था। फिर ब्रेक द चेन अभियान केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन शील्ड दिल्ली सरकार ने शुरू किया था। नाडी ऐप जो शुरू किया गया पुडुचेरी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। प्रज्ञम ऐप झारखंड सरकार ने शुरू किया गया था। और कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश ने शुरू किया। आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अब सभी के फ़ोन में होगा भी, जब आप वैक्सीनेशन कराने जाते हो तो आरोग्य सेतु ऐप में ही आपका वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, 5T योजना दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। वी शेप टनल तेलंगाना ने लॉन्च किया। मो जीवन ओडिशा सरकार ने लॉन्च की। संजीवनी ऐप बिहार सरकार ने लॉन्च की। नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रवासी रोजगार ऐप जो है सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के सहयोग से किस संगठन निकाय ने इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 का आयोजन किया है? तो CII ने ये आयोजन किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट 2021 के पहले संस्करण का आयोजन किया है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित इस बिजनेस समिट में हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों की सरकारों, उद्यमों, बिजनेस चैम्बर्स, थिंक टैंक और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन में एक वर्चुअल व्यापार प्रदर्शनी भी शामिल की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा एटलिको लैगून किस देश से संबंधित है? तो ये ग्रीस से संबंधित है। ओके, एटलिको लैगून पश्चिमी ग्रीस उत्तरी पैट्रास खाड़ी में अवस्थित है। तो एटलिको लैगून जो है कहाँ पर अवस्थित है? ग्रीस के उत्तरी पैट्रास खाड़ी में स्थित है। यह एक प्रदूषित लैगून जिसकी गहराई जो है 30 मीटर तक की है, जो संकीर्ण चैनलों द्वारा समुद्र से जुड़ी हुई है। हाल ही में गोताखोरों के एक समूह ने इस लैगून के सैकड़ों दुर्लभ लुप्तप्राय समुद्री घोड़ों को देखे जाने की सूचना दी है। अगला क्वेश्चन है, DVT NIV-MG ने किस बीमारी में DV-GenVoc नाम से जेनेटिक वेरिएंट का दुनिया का पहला डेटाबेस बनाया है? तो मौखिक कैंसर के लिए ये पहला डेटाबेस बनाया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स के द्वारा कल्याण भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। DVT या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने DV-GenVoc नाम के ओरल कैंसर में जीनोमिक विविधताओं का एक डेटाबेस तैयार किया है। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला डेटाबेस है। यह एक मुफ्त ब्राउज करने योग्य ऑनलाइन डेटाबेस है जिसमें एक अंतर्निहित शक्तिशाली सर्च इंजन है। ठीक है, तो समझिएगा, DVT और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने क्या किया है, एक DV-GenVoc नाम का जीनोमिक वेरिएंट जो है बनाया है, जो कि ओरल कैंसर से रिलेटेड है और जीनोमिक विविधताओं का एक डेटाबेस इसमें तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बहुपक्षीय संघ ने जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित किया है? तो आसियान के द्वारा ये आयोजित किया गया है।
जैव विविधता पर तीसरा आसियान सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का 5वां और अंतिम सत्र टुवर्ड्स 2050 लिविंग इन हार्मनी विद नेचर थीम पर केंद्रित था। आसियान देशों के अनुसार विकासशील देशों को 2020 के बाद वैश्विक जैव विविधता ढांचे के उचित कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। आसियान में 10 देश शामिल हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना लॉन्च की है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। दिल्ली की कैपिटल होती है नई दिल्ली। यहाँ पर सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं, राज्यपाल उपराज्यपाल जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर वो अनिल बैजल जी हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 में अपने परिवारों को खोने वाले परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जिसे कोविड-19 में एक सदस्य को खो दिया है, और 2500 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त दिया जाएगा। यदि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था तो मुख्यमंत्री इस योजना के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले तथ्य हैं, सबसे पहला तथ्य ये रहेगा कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना कौन सी सरकार ने लॉन्च की है? तो दिल्ली सरकार ने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना से संबंधित लॉन्चेस जो भी रहते हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। तो इस योजना को एज इट इज़ याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप सभी को पता ही है अरविंद केजरीवाल जी। और इसमें कितनी राशि दी जाएगी? 50,000 रुपये दी जाएगी। और किसे दी जाएगी? जिसके घर में एक ही कमाने वाला व्यक्ति था और इसकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है। ठीक है, और 2500 रुपये प्रतिमाह भी दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की है? तो हमारे देश भारत ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की है। भारत ने ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों 2021 की मेजबानी की है। बैठक इस वर्ष भारत द्वारा आयोजित किए जा रहे 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित की जा रही है। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे वर्चुअल मोड में 8वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। 5 ब्रिक्स सदस्य देशों के शिक्षा मंत्रियों ने उच्च शिक्षा में एकेडमिक सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया है। ग्रैंड इथोपियाई रिनॉन्से डैम किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये नील नदी पर स्थित है। ग्रैंड इथोपियाई रिनॉन्से डैम पूरा होने पर अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। मिस्र और सूडान के अनुसार इथोपिया ने ऊपरी नील नदी पर बांध के जलाशय को भरने का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जल्द ही इस मुद्दे पर एक बैठक करने वाली है। इथोपिया का कहना है कि यह परियोजना इसके विकास के लिए आवश्यक है, जबकि मिस्र और सूडान को डर है कि यह उनके नागरिकों की पानी की पहुंच को प्रतिबंधित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेन स्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया उन पर किस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था? तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया था। स्टेन स्वामी ने UAPA या अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत बुक होने के बाद 9 महीने हिरासत में बिताए। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम भारत में प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है। हालांकि यह मूल रूप से 1967 में अधिनियमित किया गया था। इस कानून में 6 से अधिक संशोधन हुए हैं। स्टेन स्वामी को भीमा कोरेगांव हिंसा के संबंध में माओवादियों के साथ उनके संबंधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। तो पूरे क्वेश्चन और डिटेल में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बनते हैं और जिन्हें पूछे जाने के चांसेस हैं, तो वे समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेन स्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे जो हैं गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम से संबंधित थे। इन्हें 9 महीने तक हिरासत में भी बिताना पड़े था, क्योंकि इनका जो
संबंध था, भीमा कोरेगांव हिंसा से संबंध था और ये माओवादियों के संबंध में थे, इसीलिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बगराम एयरफील्ड किस देश में अमेरिकी सैनिकों का प्रमुख अड्डा है? तो ये अफगानिस्तान का प्रमुख अड्डा है। ओके, अफगान की कैपिटल होती है काबुल और यहाँ की करेंसी होती है अफगानी। बगराम एयरफील्ड अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिकों का प्रमुख अड्डा है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने अफगानों को सूचित किए बिना रात में बगराम एयरफील्ड छोड़ दिया। कहा जाता है कि तालिबान अफगानिस्तान में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार की अगर कैपिटल पूछ ली जाए तो पटना होती है, जिसे पूर्व में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और बिहार जो है प्राचीन में मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, और यहाँ के सीएम नीतीश कुमार जी हैं। राज्यपाल यहाँ पर कौन है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पहले यहाँ पर फागू चौहान जी राज्यपाल थे, किंतु अभी राष्ट्रपति के द्वारा नवनियुक्त राज्यपाल किए गए हैं, तो उनका आप कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य बिहार और नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर अवस्थित है। यह बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने संरक्षित क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों में 150 गिद्धों की पहचान की है। गिद्ध संरक्षण के लिए एक प्रस्तावित योजना वन्य आवास के एकीकृत विकास को भेजी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय तूफान का नाम क्या रखा गया है? तो एल्सा नाम रखा गया है। उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा ने हाल ही में क्यूबा को प्रभावित किया। इस तूफान से संभावित रास्ते में देश में 1 लाख से अधिक लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया। इस तूफान के कारण क्यूबा को भारी बारिश का सामना करना पड़ा, जिससे राजधानी के निचले तटीय इलाकों में हल्की बाढ़ आ गई। एल्सा ने कम से कम 3 प्रत्यक्ष मौतों और बुनियादी ढांचों और कृषि को कुछ नुकसान पहुंचाया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने ये डेटा सेट लॉन्च किया है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया CTRI पोर्टल पर आयुर्वेद डेटा सेट लॉन्च किया है। आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से CTRI का आयुर्वेद डेटाबेस विकसित किया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री ने अमर सही, ई-मेधा और RMIS नाम से 4 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी की है? तो भारत देश ने ये मेजबानी की है। भारत ने हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव की मेजबानी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वर्चुअल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO डॉक्टर RS शर्मा के अनुसार लगभग 50 देशों ने कोविन को अपनाने में रुचि दिखाई। भारत इच्छुक देशों को इस प्लेटफॉर्म का खुला स्रोत संस्करण प्रदान करने के लिए तैयार है। कोविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत ने अपने टीकाकरण अभियान को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए विकसित किया है। तो पूरे जो क्वेश्चंस रहा डिटेल रहा उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कोविन क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत ने अपने जो वैक्सीनेशन अभियान है उसको कुशलतापूर्वक चलाने के लिए डेवलप्ड किया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्षों में भारत में विश्व बाजार पूंजीकरण की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या रही है? तो 14.7% वार्षिक वृद्धि दर रही है। भारत पिछले 5 वर्षों से बाजार पूंजीकरण में वैश्विक वृद्धि से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जो सालाना 14.7% है। जून के महीने में विश्व बाजार पूंजीकरण ने भारत हिस्सेदारी बढ़कर 2.60 हो गई है, जो कि BTR रिपोर्टों के अनुसार दीर्घकालिक औसत 2.45% से अधिक है। भारत का बाजार पूंजीकरण एक साल में 66% बढ़कर पिछले महीने में $3.02 ट्रिलियन हो गया, जो कि वैश्विक बाजार पूंजीकरण के 44% की वृद्धि से भी अधिक था। ठीक है, तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन था और इतना आप इस डिजिट को एज इट इज़ याद रखिएगा। कभी पूछ लिया जाता है विश्व बाजार पूंजीकरण की अनुमानित वृद्धि भारत की क्या रही है, तो वो रही है 14.7%। ओके, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। स्टैटिक क्वेश्चन भी हमने इसमें इंक्लूड किया और जो भी नॉलेज थी क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी आपको डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा
और अगर कोई सजेशन करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो फिर आप हमारे खबरी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको ऑडियो सुनने को मिलते रहेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।